नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और हम फरवरी 2025 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो खबरें थी उनको देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी। इससे जो करंट अफेयर्स है उनको हम आज डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसरो ने अपना 100वां मिशन जो है उसको लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसरो का ये 100वां मिशन है। तो पहला मिशन भी कभी लॉन्च किया होगा इसने। तो देखिए 1979 को, 10 अगस्त 1979 को जो है SLV के द्वारा जो है पहला मिशन लॉन्च किया गया था। और ये जो है इस बार जो 2025 है इसके अंदर ये इसरो का 100वां मिशन है। तो इस 100वें मिशन का क्या नाम है? तो इसका नाम है NVS-02। NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम 02। तो इससे पहले अगर 02 है तो 01 भी कभी लॉन्च हुआ होगा। तो 2023 के अंदर जो है 01 NVS-01 भी लॉन्च हो चुका है। तो ये इसका दूसरी पीढ़ी का ये सैटेलाइट है। अच्छा, ये किसी सिस्टम का पार्ट है क्या? तो ये भी हमको पता होना चाहिए कि ये जो है हमारे खुद का जो हमारा नेविगेशन प्रणाली है, भारतीय नेविगेशन प्रणाली है, जिसका नाम है नाविक। नाविक के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, जिसका फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। क्या फुल फॉर्म है? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। तो इसी का ही ये जो सैटेलाइट है NVS-01 और NVS-02, ये इसी नाविक के ही जो है ये पार्ट हैं। तो आपको ये इसके बारे में ध्यान रखना है। फिर देखिए दूसरी पीढ़ी का सैटेलाइट सिस्टम है, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, नेविगेशन विद सैटेलाइट्स। ठीक है, सॉरी, नेविगेशन सैटेलाइट्स NVS-02। अब इसके फीचर्स के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसको जो श्रीहरिकोटा का सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहाँ से लॉन्च किया गया है। GSLV F-15 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया है, ये इंपॉर्टेंट है। GSLV F-15 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। GSLV की जो है ये 17th जो है उड़ान थी। हालांकि इतना तो ज़्यादा कोई पूछेगा नहीं, लेकिन लॉन्च किससे किया गया, किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। GSLV F-15 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये एक नेविगेशन सैटेलाइट है। इसको जो है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO के अंदर लॉन्च किया गया है। तो देखिए कई सारे ऑर्बिट्स हैं अर्थ के अराउंड, जो कि है GTO होता है, एक LTO होता है, एक सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है। तो इसको जो है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के अंदर जो है वो प्रक्षेपित किया गया है। ये इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए इसको UR सैटेलाइट सेंटर इसके द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है, ये भी काम की बात है। फिर आगे देखिए, ये जो है एक 1500 किलोग्राम का है। सटीक जो है स्थिति, वेग और समय की जो सेवाएं हैं ये प्रदान करेगा ये हमको। इसके अंदर एक एटॉमिक वॉच भी लगी हुई है, जिसको कि रुबिडियम एटॉमिक फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड वॉच भी जो है वो कहा जाता है। तो ये भी आप इसके फीचर्स के अंदर ध्यान रखेंगे। फिर देखिए नाविक के बारे में दो फीचर्स हम जान लेते हैं। नाविक हमको क्या क्या फैसिलिटीज़ या क्या क्या सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करेगा। नाविक में देखिए एक तो होता है मानक पोजिशनिंग सेवा। ये क्या करेगा कि 20 मीटर से बेहतर स्थिति सटीकता और 40 नैनोसेकंड से बेहतर समय सटीकता जो है वो उपलब्ध हमको कराएगा। दूसरा जो है वो हमारा है RS, जिसको कि हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। यानी कि देखिए एक सर्विसेज तो ऐसी हैं जो उसकी बेसिक सर्विसेज है, और दूसरी सर्विस ऐसी है जो कि रेस्ट्रिक्टेड है। यानी कि मान लीजिए सेना को ही वो इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करानी है, या किसी और पर्टिकुलर सेवा के लिए जो है उसका उपयोग किया जाना है, तो उसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। तो ये नाविक का हमारे यहाँ काम होगा। अच्छा, नाविक को आप जो है एक तरीके से आपने GPS तो सुना ही है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, लेकिन ये हमारा नहीं है, ये अमेरिका का है। तो हमारा स्वदेशी जो नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम क्या है? नाविक है। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं आप। तो GPS जो कि अमेरिका का है, और ग्लोनास जो कि रशिया का है। इसी प्रकार से भारतीय नेविगेशन सिस्टम का क्या नाम है? तो नाविक इसका नाम है, ये आप ध्यान रखिएगा। और नाविक का ही जो है ये पार्ट है NVS-01 और NVS-02। तो ये सारी बातें इसके ऊपर हो गई। इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं इसके EV नारायणन, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये हम पढ़ चुके हैं। पहले ही हमने इसके बारे में पिछली बार वाली क्रोनोलॉजी में पढ़ा था। स्पेडएक्स मिशन के बारे में हमने पढ़ा था कि इसरो ने जो है स्पेडएक्स मिशन के तहत जो है अपने 2 सैटेलाइट्स को भेजा है अंतरिक्ष में, जिसका नाम है SDX-01, जिसका नाम है चेजर, और है SDX-02 टारगेट। क्या नाम है मिशन का? स्पेडएक्स मिशन नाम है। 2 इसके सैटेलाइट्स है, SDX-01 जिसका नाम है चेजर, दूसरे का नाम है SDX-02 यानी कि टारगेट। ये क्या करेंगे? तो ये डॉकिंग जो प्रणाली है, यानी कि अंतरिक्ष के अंदर जो सैटेलाइट्स है उनको आपस में जोड़ने वाली जो प्रणाली है उसी को डॉकिंग कहते हैं। इसको जो है इन्होंने इसको एकम्प्लिश करने में सफलता हासिल की है। इससे होगा क्या? तो इससे होगा ये कि हमारे आने वाले जो मिशन, जो बड़े मिशन है, जैसे भारत एक 2035 तक एक इसका एजेंडा है कि हम जो है अपना खुद का जो है अंतरिक्ष स्टेशन स्टेशन जो है वो स्थापित करेंगे।
तो उसको स्थापित करने में दूसरा चंद्रयान-4 मिशन जो हमारा बहुत ही एम्बिशियस मिशन है, इसके अंदर जो है ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है ये हमारे आगे आगे जो है वो काम आएगा। तो इसीलिए जो ये स्पेडएक्स मिशन के बारे में आप ध्यान रखिएगा और इसको किससे लॉन्च किया है उस प्रक्षेपण जो यंत्र है उसका सॉरी जो प्रक्षेपण जिससे किया गया है उस रॉकेट का नाम भी ध्यान रखिएगा। पीएसएलवी C-60 रॉकेट के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। तो ये ध्यान रहेगा हमको कि एनवीएस-01 को किससे 02 को किससे लॉन्च किया था? जीएसएलवी F-15 से और जो हमारे ये डॉकिंग के अंदर लॉन्च करने के लिए जिस रॉकेट का यूज़ किया है उसका नाम क्या है? पीएसएलवी C-60 रॉकेट। तो ये सारी बातें आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखनी है और भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बना है अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद में। तो ये भी हमारे लिए काम की बात यहाँ पर हो जाती है। अच्छा ये वही मैंने आपको बताया 2035 तक हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन स्थापित कर लेंगे, ये सारी बातें हैं। फिर देखिए इसी जो मिशन है इसके साथ में जो है इसी स्पेसडेक्स मिशन के साथ में कुछ पेलोड्स भेजे गए थे जिसका नाम है CROPS CROPS क्रॉप्स जिसको हम बोलते हैं। क्रॉप्स का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज। तो इस प्लांट स्टडीज के तहत जो है यहाँ पर लोबिया के जो बीज हैं उसके अंकुरण में जो है वो सफलता प्राप्त की गई है। तो ये भी आप थोड़ा इसमें ध्यान रख सकते हैं और एक जो है इसमें जो है पोयम 4 जो है उसको भी यहाँ पर प्रक्षेपित किया गया जिसका नाम है पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल 04। इसके सिर्फ फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपको जो है कुछ फैक्ट्स में दे रखा है कि लोबिया के जो बीज है उसके अंकुरण में भी हमको यहाँ पर सफलता प्राप्त हुई है। बेसिकली स्पेडेक्स जो मिशन है ये डॉकिंग मिशन है और ये इसरो का जो पीएसएलवी जो है पीएसएलवी C-60 रॉकेट जो है उसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है और उसी के साथ में यहाँ पर जो है क्रॉप्स और पोयम 4 को भी जो है वो लॉन्च किया गया है। तो ये थोड़ी सी जानकारियाँ हैं इसके बारे में जो आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपने एलन मस्क का नाम सुना है जिनका कि स्पेसएक्स जिनकी कंपनी है और वो जो है अंतरिक्ष में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए नए-नए एक्सपेरिमेंट्स जो है वो करते रहते हैं। अब देखिए इसी लाइन के अंदर इसी कॉम्पिटिशन के अंदर मतलब उनके भी कॉम्पिटिटर मार्केट में आए हैं नए जिनका नाम है जेफ बेजोस। इनका नाम आप जानते हैं, अमेज़न से हम काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। इसके जो मालिक हैं उन्होंने अपनी एक स्पेस कंपनी बनाई है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। क्या नाम है इस कंपनी का? ब्लू ओरिजिन इस कंपनी का नाम है। और इन्होंने जो है अपना सबसे पहला रॉकेट प्रणाली जो है इसको लॉन्च किया है जिसका नाम है न्यू ग्लेन इसका नाम है। और इनका भी क्या टारगेट है कि ये भी जो है अ, ये इनका भी यही टारगेट है कि हम जो है चंद्रमा तक अंतरिक्ष यात्रियों को जो है वो ले जाएँगे। इस डिज़ाइन के द्वारा, इस रॉकेट के द्वारा जो है मून के अंदर जो है, जो अंतरिक्ष यात्री होंगे, स्पेस जो टूरिस्ट होते हैं, उसको ये उनको जो है यहाँ पर लेकर के जाएँगे। तो ये इन्होंने इसका परीक्षण पूरा किया है। हालाँकि ये कुछ चीज़ें इसमें सफलतापूर्वक हुई है, कुछ असफल रही है इसमें। जैसे कि इसका इसका जो उतरने वाला जो सिस्टम है, वो ठीक से काम नहीं किया। हालाँकि इन्होंने जो है वहाँ पर जो इसका प्रक्षेपण था, वो सफलतापूर्वक हो गया है। हालाँकि इतनी बात ध्यान नहीं रखनी अपने को, तो इसका नाम ध्यान रखना है न्यू ग्लेन जो है इस रॉकेट का नाम है। किसका है? ब्लू ओरिजिन का है। ब्लू ओरिजिन किसकी कंपनी है? तो ब्लू ओरिजिन जो है जेफ बेजोस जो अमेज़न के फाउंडर है उनकी ये कंपनी है। तो ये इतनी सी बातें हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो नेक्स्ट आर्टिकल देखिए चाइना ने जो है पाकिस्तान का एक सैटेलाइट है जिसको कि अपने लॉन्च किया है अपने किस केंद्र से लॉन्च किया है? तो जी क्वांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया है। और भी कई सारे जैसे तियानलू 1 और लैंटन 1 रॉकेट भी लॉन्च किए हैं, लेकिन काम की बात ये है कि इसने पाकिस्तान का जो सैटेलाइट लॉन्च किया है उसका नाम है PRSC-EO-01। ये ईओ का क्या मतलब है? तो अर्थ ऑब्जर्वेशन इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल। क्या नाम है? इलेक्ट्रो ऑप्टिकल। तो PRSC-EO-01 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ये जो सैटेलाइट है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसका है? तो ये पाकिस्तान का है। किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, पाकिस्तान ने इसका अच्छा ये इसका जो है पाकिस्तान का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जो है वो सैटेलाइट है। ये भी हमको थोड़ी-सी जानकारी ध्यान रखनी है। इससे पहले जो है पाकिस्तान का पाकसैट MM-1 जो है ये भी लॉन्च किया था। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का यहाँ पे नाम देख लीजिए लिखा हुआ है सुपारको, ये भी हम ध्यान रख सकते हैं। अब चलते हैं हम हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजी पे, रक्षा प्रौद्योगिकी पे। तो देखिए रक्षा प्रौद्योगिकी में सबसे इम्पोर्टेंट आज का जो आर्टिकल है वो है इसके ऊपर जिसका नाम है भार्गवास्त्र। ये भार्गवास्त्र क्या है? तो आप जानते हैं कि ड्रोन से भी अब जो है हमले होते हैं। तो ड्रोन्स को किल करने के लिए या ड्रोन्स को ख़त्म करने के लिए ये जो है माइक्रो मिसाइल्स हैं। ठीक है? ये माइक्रो मिसाइल्स हैं जो कि ड्रोन को जो है वो ख़त्म कर देंगी। तो ये जो मिसाइल सिस्टम है इसका नाम रखा गया है भार्गवास्त्र।
भार्गवास्त्र किसका अस्त्र तो होता था? तो महाभारत के अंदर परशुराम, भगवान परशुराम और जो कर्ण है, उनके अस्त्र का नाम भार्गवास्त्र था। तो इसी के नाम पर जो है इस एंटी ड्रोन जो प्रणाली है, हमारा सिस्टम है, इसका नाम जो है वो भार्गवास्त्र रखा गया है। अच्छा देखिए इसकी कैपेसिटी क्या है? तो ये एक बार में 64 टारगेट्स जो है उसको ख़त्म कर सकती है। एक बार में कितने टारगेट्स को? 64 टारगेट्स को जो है माइक्रो मिसाइल के माध्यम से जो है वो टारगेट कर सकती है। और देखिए 6 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी से उड़ान भरकर आ रहे छोटे ड्रोनों का भी जो है ये पता लगा सकती है। इसको जो है ओडिशा के गोपालपुर की समुद्री फायरिंग रेंज में जो है इसका प्रक्षेपण जो है वो सफल परीक्षण जो है वो किया गया है। इसको डेवलप किसने किया है? तो हमारा जो इकोनॉमिक इलेक्ट्रो सॉरी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड जो ईईएल है इसके द्वारा जो है इसको विकसित किया गया है। तो ये सारी बातें इसके बारे में ध्यान रखनी है। भार्गवास्त्र क्या है? तो ड्रोन खत्म करने के लिए जो हमारा मिसाइल सिस्टम है उसको उसका नाम भार्गवास्त्र है। इसको ईईएल के द्वारा जो है डेवलप किया गया है। ये एक बार में 64 टारगेट्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे आर्टिकल पे जो कि है स्क्रैमजेट इंजन को लेकर के। स्क्रैमजेट इंजन का ग्राउंड प्रशिक्षण किया गया है। तो देखिए ये जो स्क्रैमजेट इंजन है ये हाइपरसोनिक जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जो कि 5 मैक से ज़्यादा की जो मिसाइल्स होती हैं उसमें यूज़ की जाती है। तो उसके अंदर इस इंजन का यूज़ किया जाएगा तो उसका परीक्षण यहाँ पर किया गया है। तो इतनी सी बातें हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा बातें कुछ है नहीं। इसको जो डेवलप है वो हमारे डीआरडीएल के द्वारा जो है वो किया गया है। हैदराबाद का जो डीआरडीएल है रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला उसके द्वारा जो है इसको बनाया गया है। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमारा जो है युद्ध क्षेत्र की निगरानी प्रणाली के लिए संजय जो है उसका शुभारंभ किया गया है। तो ये संजय क्या है? ये हमारा एक सर्विलेंस सिस्टम है यानी कि निगरानी प्रणाली तंत्र है जिसको कि हमारी भारतीय सेना और उसके अलावा जो है बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है उसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो सर्विलेंस सिस्टम है तो नाम से ही सिद्ध है सर्विलेंस के लिए काम करेगा और ये काफ़ी मॉडर्नाइज्ड क्षमताओं से जो है वो लैस है। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। फुल फॉर्म क्या है? द बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम। क्या नाम है इसका? संजय। और इसको डेवलप किसने किया है? तो इसको डेवलप किया है भारतीय सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसको संयुक्त रूप से जो है वो डेवलप किया है। ये जो है ब्रिगेड डिवीज़न कोर अच्छा ठीक है, ये सब में यूज़ किया जाएगा, ये इतना कोई काम की बात है नहीं। अच्छा, रक्षा मंत्रालय ने जो है 2025 को भारतीय सेना के लिए सुधारों का वर्ष ईयर ऑफ रिफॉर्म्स जो है वो घोषित किया है। तो संजय का नाम इसमें बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि संजय हाल ही में जो लॉन्च हुआ है ये क्या है अपने आप में? तो ये जो एक सर्विलेंस सिस्टम है जो भारतीय सेना के अंदर जो है वो इसको वहाँ पर जो है वो उपयोग में लाया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे जो कि है प्रधानमंत्री ने 3 युद्धपोतों को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो तीनों युद्धपोत के नाम देख लेते हैं और उनके क्या-क्या फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला तो है आईएनएस सूरत, ये एक डिस्ट्रॉयर है। दूसरा है आईएनएस नीलगिरी, ये एक फ्रिगेट है और तीसरा है आईएनएस वाघशीर, ये एक सबमरीन या फिर पनडुब्बी है। अब इनके क्या-क्या फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। अच्छा देखिए इसको डिज़ाइन जो है हमारे यहाँ पर मझगाँव डॉक शिपयार्ड एमडीएल जो है उसके द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है और डिज़ाइन जो है इसका युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा किया गया है। अब देखिए आईएनएस सूरत की अगर हम बात करें तो एक डिस्ट्रॉयर है और ये जो है सबसे बड़े और सबसे आधुनिक विध्वंसक जहाज़ों में से एक आईएनएस सूरत है जो P-15 गाइडेड मिसाइल विध्वंसक परियोजना का चौथा और अंतिम जहाज है। तो ये इस योजना का नाम ध्यान रखिएगा P-15 बी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक परियोजना इसका चौथा और अंतिम जहाज ये है और ये क्या है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विध्वंसक जहाज है। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। इतने मीटर ये ऊंचा है और इतना टन ये ले जा सकता है और आधुनिक हथियार प्रणाली से लैस है। 75% सामग्री इसकी स्वदेशी है, पूरी तरह स्वदेशी नहीं है, 75% जो है ये स्वदेशी है। फिर देखिए आईएनएस नीलगिरी, ये जो है P-17 स्टेल्थ फ्रिगेट परियोजना का पहला जहाज है। किसका? P-17A स्टेल्थ फ्रिगेट परियोजना का पहला ये जहाज है। फिर देखिए इसमें और क्या-क्या चीज़ है, तो इसमें एनहांस सर्वाइवेबिलिटी है यानी कि उन्नत उत्तरजीविता है और गुप्त रहने की इसमें क्षमता है, स्टेल्थ इसके अंदर फीचर्स हैं। तो ये थोड़ी-सी चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर देखिए आईएनएस वाघशीर, ये क्या है? ये पनडुब्बी है और P-75 स्कॉर्पियन परियोजना की छठी और अंतिम पनडुब्बी ये है। और इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक सबमरीन है, डीज़ल इलेक्ट्रॉनिक सबमरीन है, पानी के अंदर 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जा सकती है। आईएनएस वाघशीर पनडुब्बी का निर्माण जो है फ्रांस के नौसेना समूह के सहयोग से किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रांस के सहयोग से जो है इसका निर्माण किया गया है, यानी कि ये भी पूर्ण तरह स्वदेशी नहीं है। फिर यहाँ पर है यह पनडुब्बी सतह रोधी युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध, लंबी दूरी की स्ट्राइक, विशेष ऑपरेशन और खुफिया जानकारी एकत्र करने जैसे मिशन जो है वो उसको करने में सक्षम है।
तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं, फीचर्स के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाई किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है और क्या-क्या इसके फीचर्स हैं, उस पे स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे संजय है तो इसमें आपको सिर्फ नाम पता रखना है, भार्गवास्त्र है तो आपको नाम से ही पता है कि भाई ये एंटी ड्रोन प्रणाली है, स्पेडेक्स मिशन आपको अब तक याद हो ही गया है, उसमें आप इतना याद रखिएगा कि पीएसएलवी C-60 के द्वारा उसको लॉन्च किया गया है। तो ये सारी बातें हैं कि आपको ज़्यादा भी नहीं लगेगी इसमें, 2-3 बार आप रिवाइज़ करेंगे तो ईज़िली जो चीज़ें हैं आपको आपके दिमाग में अच्छी तरीके से सेटल डाउन हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये देखिए बहुउद्देशीय पोत है जिसका नाम है उत्कर्ष, इसको लॉन्च किया गया है। इसके बारे में क्या-क्या फीचर्स है वो देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, उत्कर्ष के बारे में ये है कि इसको जो है लार्सन एंड टर्बो LNT के द्वारा जो है लॉन्च मीन्स इसको जो है डेवलप किया गया है LNT के द्वारा। लार्सन एंड टर्बो ने चेन्नई के पास कट्टपल्ली शिपयार्ड में भारतीय नौसेना के लिए दूसरा बहुउद्देशीय पोत INS उत्कर्ष जो है वो लॉन्च किया है। इस INS उत्कर्ष का मतलब है उत्कृष्ट आचरण, इसका नाम इस पे रखा गया है और ये मल्टीपर्पस है, बहुउद्देशीय है। इसका मतलब क्या है कि ये समुद्र में निगरानी भी करेगा, गश्त भी करेगा और आपदा राहत क्षमताओं में वृद्धि भी करेगा। ठीक है, इसकी अधिकतम जो गति है वो है 15 समुद्री मील। ठीक है, 15 समुद्री मील के लिए इसको जो है वो डिज़ाइन किया गया है। LNT शिपयार्ड ने मल्टीपर्पस वेसल परियोजना के तहत जो है इसका प्रथम जहाज कौन सा था, अभी हमने पढ़ा कि ये जो INS उत्कर्ष है ये इसका जो है वो सॉरी, ये जो पोत है इसका उत्कर्ष जो है ये दूसरा है, दूसरा पोत है। तो पहला कौन सा था, तो पहला जो है इसके अंदर INS समर्थक था। तो ये जो है 2024 में लॉन्च हुआ था, हाल ही में लॉन्च हुआ है अक्टूबर 2024 में। INS समर्थक, उसी का दूसरा पार्ट क्या है, तो INS उत्कर्ष है। तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखिए नाग MK2 जो है मिसाइल का कार्यक्षेत्र मूल्यांकन परीक्षण किया गया है। अब देखिए हमें ये पता कर रखना है कि नाग MK2 है क्या। तो नाग MK2 जो है ये स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल है। क्या है, फायर एंड फॉरगेट, और क्या है, एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल है। इसको जैसलमेर से जो है वो लॉन्च किया गया है, तो ये हमको ध्यान रखने वाली बात है। और इसके अलावा नाग मिसाइल कैरियर संस्करण 2 का भी परीक्षण जो है वो टेस्ट यहाँ पर किया गया है। तो ये सारी काम की बातें थी जो हमको इसमें ध्यान रखनी है। फिर देखिए फ्रेंड्स, ये आपका यहाँ पर खत्म होता है। अब हम आर्थिक परिदृश्य है, ये भी थोड़ा छोटा सा ही है, इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज़ जो आर्थिक परिदृश्य के अंदर है वो है हमारी नवीनीकरण ऊर्जा को लेकर के, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के। तो देखिए इसमें कुछ जो है हमारी अब तक जो क्षमताएं स्थापित हुई है रिन्यूएबल एनर्जी में, जितने हमारे प्लांट्स लगे हैं उसका इन्होंने एक जो है डेटा दिया है। यहाँ पर देखिए जो हमारी टोटल टोटल जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसके के अंदर सब आ जाता है, सोलर है, पवन है, हाइड्रो है, सब आ जाता है। तो वो हमारी 209.44 गीगावाट हुई है, 209.44 गीगावाट। तो ये हमारे दिसंबर 2024 तक में जो है ये हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है यहाँ पर। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो सोलर जो हमारी एनर्जी है वो हमारी 97.86 गीगावाट हुई है, यानी कि सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो है हमारा सोलर का हिस्सा है रिन्यूएबल एनर्जी में। फिर उसके अलावा देखेंगे तो पवन ऊर्जा जो है वो 48.16 जो है इसका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हुई है। और जो बायो एनर्जी है उसके अंदर 11.35 जो है गीगावाट इसके ऊर्जा जो है वो स्थापित की गई है। और लास्टली जो है जो हमारे स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है वो 5.10 गीगावाट जो है वो हुए हैं। अगर हम देखें तो 2030 तक जो है हमारा नवीनीकरण ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य कितना है, तो 500 गीगावाट का है। तो ये सारी जो डेटा है वो आपको ध्यान रखनी है। 500 गीगावाट का हमारा लक्ष्य है, हम 209 गीगावाट तक जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सबसे ज़्यादा किसका कंट्रीब्यूशन है, तो सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी का है, फिर किसका है तो पवन ऊर्जा का है, और उसके बाद में जो है बायो एनर्जी का इसके अंदर बताया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो हमारा है, प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में रखी पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला। तो देखिए ये जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है इसकी स्थापना कहाँ की गई है, तो हमारे विशाखापट्टनम के अंदर जो पुदीम दमका नाम की जगह है वहाँ पर जो है पहला हमारा ग्रीन हाइड्रोजन हब जो है वो स्थापित किया गया है। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पर जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसको लॉन्च किया गया था, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जिसको हम बोलते हैं, ये इसका पहला ग्रीन हाइड्रोजन केंद्र है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, विशाखापट्टनम में जो है इसको स्टैब्लिश किया गया है और NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा जो है वो इसको स्थापित किया जा रहा है। तो ये सारी काम की इसमें बातें हैं। फिर देखिए ये जो है परियोजना करीबन
लाख 85 करोड़ की परियोजना है। इसमें 20 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमताओं को स्थापित किया जाएगा और भारत की सबसे बड़ी एकीकृत हरित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधाओं में से ये एक है। इसके अंदर देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे ग्रीन मेथनॉल, ग्रीन यूरिया, स्थायी विमानन ईंधन, इन सबको इसके अंदर शामिल किया गया है। वैसे बेसिकली काम की बात इसमें यही थी कि हमको हमारा जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन जो केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो विशाखापट्टनम में पुदीमदमका नाम के स्थान पर इसको एस्टैब्लिश किया गया है। ये इंपॉर्टेंट इसमें बात थी। फिर तो देखिए और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आंध्र प्रदेश में लॉन्च की प्रधानमंत्री जी ने, कि यहाँ पर एक बल्क ड्रग पार्क, जो कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बल्क ड्रग पार्क जो है उसको जो है स्थापित किया गया है। उसके अलावा जो चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा है उसके अंतर्गत कृष्णापट्टम औद्योगिक क्षेत्र जो है उसको भी, उसकी भी आधारशिला यहाँ पर रखी गई है। तो ये तीनों काम जो है वो आंध्र प्रदेश में किए गए हैं। विजाग के अंदर तो विशाखापट्टनम या विजाग जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर तो हमारा जो है ग्रीन हाइड्रोजन हब इस्टेब्लिश किया गया है। फिर बल्क ड्रग पार्क है और एक कृष्णा अटम औद्योगिक क्षेत्र जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने विकसित किया एंटिटी लॉकर। ठीक है, तो एंटिटी लॉकर क्या है? तो सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि अपना डिजी लॉकर होता है जहाँ पर अपन अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, उसी प्रकार से जो व्यवसाय होते हैं या फिर जो संगठन होते हैं वो अपने तमाम दस्तावेज जो हैं इसका भंडारण जो है और सत्यापन वगैरह जो हम कराते हैं, अटेस्टेड वगैरह जो है वो सब यहाँ पर इस एंटिटी लॉकर के ऊपर किया जा सकता है। इसको जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग के द्वारा जो है वो विकसित किया गया है। अब इसमें क्या होगा कि देखिए, जो सरकारी डेटाबेस है उसके साथ एकीकरण के माध्यम से दस्तावेजों तक तत्क्षण पहुंच और सत्यापन जो है वो सुविधाएं उपलब्ध ये कराता है। काम की बात ये भी है कि इसमें 10 जीबी एनक्रिप्टेड क्लाउड स्टोरेज सुविधा भी जो है वो उपलब्ध है। और उसके अलावा यहाँ पर दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए कानूनी रूप से मान्य डिजिटल हस्ताक्षर सुविधा, ये सारी सुविधाएं जो है यहाँ पर ऑनलाइन जो भी सुविधाएं होती है सब इसके ऊपर उपलब्ध है। तो एंटिटी लॉकर किसके लिए? तो ये व्यवसाय और जो संगठन है उनके दस्तावेजों के भंडारण के लिए एक सुविधा है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा एक रिपोर्ट है जिसका नाम है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025 रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है ये जारी कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको जारी करता है कौन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये काम की चीज़ थी इसमें। इसमें क्या है, तो साइबर स्पेस के तेजी से जटिल और अप्रत्याशित जो परिदृश्य है उसके ऊपर प्रकाश डाला गया है। जैसे जल, जैव सुरक्षा, इन सब में जो है इन सब क्षेत्रों में पुरानी प्रौद्योगिकियों और परस्पर संबद्ध प्रणालियों के कारण साइबर हमलों के प्रति जो है ये सुभेद्य हो गए हैं। मतलब साइबर हमले से संबंधित जो जो बातें हैं वो सब इसके अंदर बताई गई है। तो ये सारी जो है काफ़ी सारा डेटा है इसके अंदर, ये इतना काम का नहीं है जो हमको नहीं पढ़ना है। बस इतना ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा है। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ये रिपोर्ट है। फिर देखिए नेक्स्ट है एयर टैक्सी, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नेक्स्ट वाला। ये शून्य क्या है? ये एक एयर टैक्सी प्रोटोटाइप है, यानी कि अब हवा से जो है हम जो है अगर आपको कहीं जाना है, कोचिंग जाना है, तो अब आप हवा से जा सकते हैं। तो ये एयर टैक्सी प्रोटोटाइप है, शून्य ने इसको लॉन्च किया है। तो शून्य इसका नाम रखा गया है और इसको लॉन्च जो किया है वो एक बेंगलुरु की एक एरोस्पेस स्टार्टअप है। कौन सा स्टार्टअप है? एरोस्पेस स्टार्टअप है जिसका नाम है सरला एविएशन। उसने इसको लॉन्च किया है। नाम क्या है इसका? शून्य है। ये क्या है? तो एक एयर टैक्सी जो है वो इसके अंदर है। तो शून्य जो है वस्तुतः एक इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट है जिसे दिल्ली में जो है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में प्रदर्शित किया गया है। शून्य नामक इस इलेक्ट्रो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट का उपयोग जो है एयर टैक्सी के तौर पर किया जाएगा। किसके तौर पर? एयर टैक्सी के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो शून्य के बारे में ध्यान रखिएगा। बेंगलुरु की जो सरला एविएशन है, एरोस्पेस स्टार्टअप है, उसने इसको लॉन्च किया है, ये ध्यान रखिएगा। 2028 में बेंगलुरु में इसको शुरू किया जाने की संभावना है। और शून्य की विशेषता क्या है? ये 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में उड़ सकती है। 20 से 30 किलोमीटर की छोटी यात्राओं के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। 6 यात्री एक बस एक साथ बैठ पाएंगे। 680 किलोग्राम भार वजन ये उठा पाएगी। ये सब आप जो है वो बातें इसके अंदर है। सरला एविएशन के बारे में अगर हम देखें तो ये इसकी शुरुआत जो है एड्रियन शिमट, राकेश गांवकर और शिवम चौहान के द्वारा 2023 में की गई है, यानी कि जो है नया ही है ये। और ये जो है इसका नाम पहली महिला पायलट के नाम सरला ठकराल के नाम पर रखा गया है। चलो ठीक है, ये भी काम की बात इतनी नहीं थी। नाम ध्यान रखिएगा, सरला एविएशन, जो कि बेंगलुरु का एरोस्पेस स्टार्टअप है। अब देखिए साइबर अपराधों से बचने के लिए मान लीजिए इस पे कोई क्वेश्चन भी आ जाए तो आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं कि आरबीआई ने क्या कदम उठाए हैं। तो आरबीआई ने हाल ही में, आपको पता है कि आप जब भी किसी को कॉल करते हैं तो आरबीआई का भी एक मैसेज भी आता है कि भाई आरबीआई का तो क्या मैसेज आता है, लेकिन धोखाधड़ी से संबंधित मैसेज आते हैं। काफ़ी सारी जो है डिजिटल अरेस्ट की ये सब घटनाएं सामने आती है। तो आरबीआई ने भी एक कदम उठाया है कि बैंक जो है अब जब भी आपको ग्राहकों को लेन देन संबंधी कोई कॉल करेगा तो उसकी सीरीज़ जो है वो 1600 से स्टार्ट होगी।
ठीक है? सभी बैंकों को ये निर्देश दिए गए हैं कि 31 मार्च 2025 से जो भी ग्राहक हैं, अगर आपको उनसे लेन-देन संबंधी कोई कॉल करनी है तो 1600 से जो है शुरू होने वाली फ़ोन नंबरिंग श्रृंखला का उपयोग होगा। और अगर आपको जो है कोई व्हाट्सएप मैसेज वगैरह करना है, बैंक की तरफ से कोई भी या संस्था की तरफ से वो कोई वॉइस कॉल, एसएमएस वगैरह कुछ भी आएगा, तो वो 140 की श्रृंखला से जो है वो स्टार्ट होगा। तो अब इससे ये पहचान हो पाएगी हमको कि ये बैंक के द्वारा असली नंबर है या नहीं है। तो अब चलते हैं शॉर्ट न्यूज़ पे, देखते हैं इसमें क्या काम की खबरें हैं हमारे लिए। इसमें देखिए नेक्स्ट जो है हाइड्रोजन ट्रेन इंजन, ऊपर वाले 2 आर्टिकल्स इतने काम के नहीं है, एचएसबीसी इंडिया वाला और भारत क्लीनटेक वाला। तो वो आपको देखना हो तो आप रीड कर सकते हैं, बाकी इतनी कोई काम की चीज़ उसके अंदर है नहीं। हाइड्रोजन ट्रेन इंजन, ये जो है भारतीय रेलवे ने विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन जो है वो विकसित करने की उपलब्धि हासिल की है। इसकी जो क्षमता है वो 1200 हॉर्स पावर है, जो इस श्रेणी में अब तक का सबसे शक्तिशाली है। तो विश्व में केवल 4 देश ही ऐसे हैं जिन्होंने जो ट्रेन इंजन बनाते हैं और उनके द्वारा विकसित इंजन की क्षमता 500 से 600 हॉर्स पावर की है। तो यहाँ इसकी देखिए इंजन क्षमता कितनी ज़्यादा है, 1200 हॉर्स पावर है, जो इस श्रेणी का अब तक का सबसे ज़्यादा जो है वो इसकी कैपेसिटी है। इसको जो है इस इंजन का परीक्षण कहाँ पे किया गया है, तो हरियाणा के अंदर जो है इसका परीक्षण जो है, इस रूट पे परीक्षण भी इसका किया गया है। तो ये इसके बारे में खबर थी। फिर नेक्स्ट देखिए आईएसएनआर, ये क्या है? तो ये इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर के बारे में न्यूज़ है। तो भारतीय रबर बोर्ड ने भारत के रबर उद्योग को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने के लिए जो है, या घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए 2 महत्वपूर्ण पहल की है, जिसमें एक तो है आईएसएनआर यानी कि इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर, और एक है आईएनआर कनेक्ट, इस 2 की शुरुआत की है। तो ये रबर से संबंधित है, इतना आपको ध्यान रहे तो भी काम अपना चल जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको पता होगी, केरला के अंदर सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन होता है। तो ये भी जो है केरला से इसको लॉन्च किया है। कोट्टम केरला में जो है इसको आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य जो है भारतीय रबर उत्पादन को यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन मानकों के अनुरूप जो है वो बनाना है। इसकी ट्रेसेबिलिटी जो है इसके प्रमाणन को लागू करना है। तो यानी कि रबर के उत्पादन को बढ़ाना, उसको अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना, ये सारे जो चीज़ें हैं वो इसका जो है वो उद्देश्य है यहाँ पे। इसका लाभ क्या होगा कि जो रबर आपूर्ति श्रृंखला है उसमें जो हितधारक हैं, जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे उन तक पहुंच बढ़ेगी। और आईएनआर कनेक्ट जो है एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म होगा, जिसका उद्देश्य क्या होगा कि जो रबर उत्पादक हैं, जो उसको उत्पादकता है उसको बढ़ाने में जो है इसका योगदान रहेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आईएनआर और या आईएनआर कनेक्ट ये किससे संबंधित है, तो भारतीय जो रबर है उसको किस प्रकार से जो है उसको उत्पादकता को बढ़ाया जाए, कैसे उसको सस्टेनेबल बनाया जाए, उससे रिलेटेड ये जो है वो लॉन्च किए गए हैं। फिर देखिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये मिशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल मिनरल से संबंधित है। इसके लिए कैबिनेट ने जो है 7 सालों के अंदर 34,300 करोड़ रुपए के व्यय के साथ नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जो है उसको मंजूरी दी है। इससे क्या होगा, यह मिशन जो है आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत जो है महत्वपूर्ण जो खनिज है उनकी भूमिका को ध्यान में रखते हुए इसको स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, जो खनिजों की खोज है, उसका खनन है और जो पुनर्चक्रण है, उसको जो है वो ये बढ़ावा देने का कार्य करता है। फिर देखिए केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम बदल दिया गया है। इसका नाम जो है राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्था रखा गया है। ठीक है, तो जो तंबाकू वाली जो संस्था है उसका नाम बदल के क्या रखा है, राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्था रखा गया है। अब इसमें और कोई बातें इतनी विशेष है नहीं, तो हम इसको स्किप करेंगे यहाँ से। 1947 में स्थापित सीटीआरआई का मुख्यालय जो है राजमहेंद्रवर्मन में स्थित है। ठीक है, ये थोड़ा-सा इसके बारे में ध्यान रख लें कि इसका जो है सेंटर कहाँ पर है, वरम में स्थित है। फिर नेक्स्ट देखिए, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है, चाइना और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद में। सबसे पहली जो मेट्रो थी वो कोलकाता में खुली थी, मेट्रो लाइन 1984 के अंदर कोलकाता में, जो कि एक्सप्लेनेड और भवानीपुर के बीच में जो है 3.4 किलोमीटर्स लंबी थी। दिल्ली ने 2002 में मेट्रो रेल स्टार्ट की थी। और आपको पता है उसके बाद तो जैसे केरला के अंदर है भारत में, और भारत के अंदर जो है पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन जो है वो भी कोलकाता में किया गया था। ये भी अपने को ध्यान रखना है, 2024 में अपने इस न्यूज़ को जो है वो पढ़ा भी था। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें। और 2023 के अंदर हमने पढ़ा कि केरल के कोच्चि में भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना जो है वो स्टार्ट की गई। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको मेट्रो से संबंधित हैं, ध्यान रखने हैं आपको। फिर नेक्स्ट देखिए, भारत कॉफ़ी का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, कौन सा है? 7वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और ये जो है हमारे भारत से कॉफ़ी के शीर्ष खरीदार कौन-कौन हैं? तो इटली, बेल्जियम, रशिया जैसे देशों को हम जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। कॉफ़ी की 2 किस्में जो हैं उनका नाम ध्यान रखिएगा, अराबिका और रोबस्टा।
बस ये इसमें इम्पोर्टेंट बात थी। अब हम चलते हैं वन लाइनर्स के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये जो कुछ उत्पादक देशों के नाम हैं, जैसे कि हमारा देखिए भारत भी इसमें उत्पादक देश में आता है, ब्राज़ील है, वियतनाम है, कंबोडिया, यूथोपिया, इंडोनेशिया है। तो ये थोड़े से इसके हमें नाम ध्यान रहे कि कहाँ-कहाँ पे जो है कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। फिर वन लाइनर में अगर हम देखें तो इसमें है सिंगापुर का जो ये है ओडिशा सरकार ने किस स्थान पर एक फिनटेक हब स्थापित करने के लिए सिंगापुर के ग्लोबल फाइनेंस टेक्नोलॉजी नेटवर्क के साथ में एमओयू किया है। तो भुवनेश्वर में जो है सिंगापुर अपना जो है ये फिनटेक हब जो है वो स्थापित करेगा। फिर यहाँ देखिए वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज़ इसने वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय आर्थिक जो वृद्धि है उसकी कितनी दर रहने का अनुमान लगाया है, तो 7% का इसका अनुमान है। आरबीआई ने वैश्विक व्यापार में रुपए के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अधिकृत बैंकों की विदेशी शाखाओं को गैर निवासियों के लिए किस प्रकार के खाते खोलने की अनुमति दी है? तो भारतीय रुपए खाता खोलने की अनुमति जो है वो इनके द्वारा दी गई है। फिर देखिए लास्ट पे आइए यहाँ पर, हाल ही में जो हमारा डब्ल्यूपीआई है इसके नए आधार वर्ष के निर्धारण के लिए कौन-सी समिति का गठन किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से भी और एक करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से भी। तो यहाँ पर रमेश चंद्र समिति जो है इसको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, जो कि इसके आधार वर्ष को चेंज करने के लिए बातचीत कर रही है। तो नाम ध्यान रखिएगा रमेश चंद्र समिति का। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा पूरा इसके ऊपर वीडियो। हम कल जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आर्थिक समीक्षा को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।